और दोस्तों, मैं सपना रानी आज पुनः यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, घोष या सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो पहले घोष वर्ण के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं कि आखिर घोष क्या होता है। तो घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। घोष वर्ण मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसके उच्चारण में घर्षण या कंपन होगा उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म सभी स्वर और य, र, ल, व, ह घोष वर्ण होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इन सभी घोष वर्णों में उच्चारण करते समय एक गूंज उत्पन्न हो रहा है। अब आइए देखते हैं अघोष वर्ण क्या है। तो अघोष वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण से इसे हम लोग समझते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे पहला और दूसरा वर्ण क्या क्या हो गया? क वर्ग में क, ख हुआ और च वर्ग में च, छ, ट वर्ग के अंदर हो गया ट, ठ, ये दूसरा वर्ण कहलाएगा। त वर्ग में त, थ, प, उसी तरह प वर्ग में प और ह तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि श्वास वायु के आधार पर वर्णों को दो भाग में विभाजित करते हैं। तो पहला हो गया अल्प प्राण और दूसरा हो गया महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, इसे हम लोग देख रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे ही अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो क वर्ग का पहला हो गया क और तीसरा हो गया ग और पांचवा वर्ण अंग हो गया। उसी तरह च, ज, य, ट वर्ग का हो गया पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इस तरह क्रम से हम लोग ट वर्ग में ट, ड, बड़ी न और त वर्ग में त, द, छोटी न और प वर्ग में प, ब, म इन सबको देखते हैं कि ये सभी अल्प प्राण है और इनके उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकल रही है। तो ये सभी स्वर हो गए और य, र, ल, व आदि वर्ण ये भी अल्प प्राण कहलाएंगे। अब महाप्राण देखते हैं। तो महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो क वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या क्या होगा दोस्तों? ख और घ। और च वर्ग का ठ और झ। इसी तरह ट वर्ग का ठ और ड, त वर्ग में थ और ध और प वर्ग में फ और भ तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, न,
रह, मह, लह आदि वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। अब हम लोग वर्ण का उच्चारण स्थान देखेंगे। तो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग अ, आ, अह का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। च वर्ग और छोटी ई, बड़ी ई, य और तालव्य श का उच्चारण स्थान है तालु। ट वर्ग ड़ी, र, मूर्धन्य स, इन सब का उच्चारण स्थान है मूर्धा। त वर्ग ल, स, ज, इनका उच्चारण स्थान है छंत। प वर्ग छोटी ऊ, बड़ी ऊ, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। व, फ, इनका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। हंग, आओ, इनका उच्चारण स्थान है स्वर यंत्रिया। अंग, अंग का उच्चारण स्थान है नासिक। ए, इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ओ, औ, ये हो गया कंठोष्ठ्य। अब हम लोग दोस्तों मुख आकृति तथा तालु के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो मुख आकृति तथा तालु के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। मुंह खुलने के आधार पर समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है उसे ही समृत स्वर कहते हैं। तो समृत स्वर की परिभाषा हमने देखा कि जिह्वा का आगे वाला जो भाग होता है वो अधिक ऊंचाई पर उठने लगता है जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं। तो ऐसा कौन सा स्वर है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इनका उच्चारण करते समय जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो स्वतः देखेंगे कि जिह्वा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठ रहा है। तो इस तरह यह समृत स्वर कहलाया। तो हम लोग देख लिए उदाहरण में कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ समृत स्वर है। अब हम लोग अर्ध समृत स्वर के बारे में जानेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा समृत स्वर से कम ऊंचाई पर उठता है उसे समृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। तो अर्ध समृत स्वर में जब हम उच्चारण कर रहे हैं ए और ओ का, तो उच्चारण करते समय जिह्वा थोड़ा कम ऊंचाई पर उठ रहा है, इसलिए इसे समृत स्वर कहेंगे। विवृत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है उसे समृत स्वर कहते हैं। नहीं, इसे विवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। इसे ध्यान से देखेंगे हम लोग। जैसे आ बोलते हैं तो क्या हो रहा है? आ का उच्चारण करते समय हमारा मुख संपूर्ण खुल जा रहा है, इसलिए यह विवृत स्वर कहलाएगा। अब अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वर से कम खुलती है, इसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? ए, औ। इसे उदाहरण से अर्ध विवृत स्वर को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि जब हम एक का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख आधा खुल रहा है, पूरा नहीं खुल रहा है। जब औ का उच्चारण कर रहे हैं तो औ बोलते समय भी, औ का उच्चारण करते समय भी मुख हमारा अर्ध रूप से खुल रहा है, इसलिए यह अर्ध विवृत स्वर हुआ। अब आगे हम लोग वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि आखिर वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला, जैसा कि हम लोग
जानते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क्रम से जिन वर्णों को सजाया गया है उसके क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला हो गया। अब अक्षर क्या है? अक्षर एक ही श्वास के झटके से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे अक्षर कहते हैं। अर्थात जब हम किसी वर्ण का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें एक ही श्वास का झटका का प्रयोग होता है। जैसे राम, राम शब्द में 2 अक्षर है, रा प्लस म। तो रा बोलते हुए एक ही श्वास का झटका लग रहा है, इसलिए कहा गया है कि अक्षर एक ही श्वास के झटके से वर्ण का निर्माण करता है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी में कुल 52 वर्ण है। 52 वर्ण में कौन कौन होगा इसे हम विस्तार से देखते हैं। तो ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण है, अ, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर में 7 वर्ण है, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, उ, औ। और स्पर्श व्यंजन में 27 वर्ण है, क से लेकर म तक और र, ढ। अब अंतस्थ व्यंजन में भी 4 वर्ण है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ण है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अब संयुक्त व्यंजन में भी 4 वर्ण है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। आगत ध्वनि में 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। इस तरह हम लोगों ने देखा कि वर्ण में हिंदी में कुल 52 वर्ण है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इससे आगे हिंदी व्याकरण हम दूसरे वर्ग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप PDF के लिए अवश्य ही जुड़े, जिससे हमारी सीटेट की तैयारी बेहतर तरीके से हो। धन्यवाद दोस्तों।